अस्सलाम वालेकुम जी। अब मैं जो क्लास है वो स्टार्ट करने लगा हूँ। मोस्टली स्टूडेंट जो है वो इस वक्त ऑनलाइन हो चुके हैं और जो स्टूडेंट साथ के साथ ऑनलाइन होते रहेंगे उनकी अटेंडेंस जो है वो साथ के साथ लगती रहेगी। तो लेक्चर में शेयर करने लगा हूँ। होप टू से कि तमाम स्टूडेंट्स को जो है वो स्क्रीन नज़र आ रही होगी। आज का असेंबली लैंग्वेज यानी कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड असेंबली लैंग्वेज में हमारा सेकंड लेक्चर है, यानी सेकंड वीक है। और इसमें हम लोग प्रोसेस इंस्ट्रक्शन प्रीफिक्स एंड कोड और ओपी कोड के बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे। 2 to 3 लेक्चर्स जो है वो हमारे तकरीबन बेसिक्स ऑफ असेंबली लैंग्वेज के ऊपर जो है वो चलेंगे। उसके बाद जो है वो हम लोग अपने प्रैक्टिकल की तरफ जो है वो मूव कर जाएंगे। सबसे पहले है जी प्रोसेसर इंस्ट्रक्शंस के जो प्रोसेसर हदायत हमें देता है वो किस तरह से हदायत को लेके चलता है या अपनी हदायत को जो है वो वर्क आउट। एट द लोएस्ट लेयर ऑफ ऑपरेशन all computer processors, microcomputer, mini computers and mainframe computers manipulate data based on binary code defined internally in the processor chip by the manufacturer। वो कहता है कि हम अगर सबसे लोएस्ट लेयर की बात करें तो कंप्यूटर के जो प्रोसेसर हैं, चाहे वो आपके माइक्रो कंप्यूटर के हैं यानी कि पर्सनल कंप्यूटर के, चाहे वो आपके मिनी कंप्यूटर के हैं, चाहे वो मेन फ्रेम के हैं, वो कोई भी प्रोसेसर हो सकता है। लेकिन वो प्रोसेसर मैनिपुलेट कर रहा है डाटा को बाइनरी कोड के अंदर यानी 1 और 0 की फॉर्म में डिफाइन इंटरनली। और ये इंटरनली तौर पे उस प्रोसेसर के स्ट्रक्चर के ऊपर होता है जो मैन्युफैक्चरिंग के दौरान जो है वो डिजाइन किया जाता है। These code define what function the processor should perform utilizing the data providing by the programmer। और वो कहता है कि ये कोड जो है डिफाइन किए जाते हैं फंक्शंस के लिहाज से कि प्रोसेसर जो है वो किस तरह से यूटिलाइज करता है इस डेटे को, और प्रोग्रामर जो है वो प्रोसेसर की इस डेटे की यूटिलाइजेशन को कैसे इसकी परफॉर्मेंस को चेक करता है। These presets codes are referred to as instruction code। वो कहता है कि ये जो हदायत होती हैं, ये जो प्रोग्रामर उनको सेट करता है, वो बेसिकली हमारी क्या कहलाती हैं, वो इंस्ट्रक्शन कोड या आईसी कहलाती हैं, ताकि इंस्ट्रक्शन कोड जो है वो प्रॉपर तरीके से उसको रेफर कर सके। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेसर कंटेन डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन कोड। वो कहता है कि जिस तरह के प्रोसेसर हैं वो मुख्तलिफ किस्म के हैं, इसी तरह की इंस्ट्रक्शन कोड भी मुख्तलिफ किस्म की है। Processor chip are often categorized by the quantity and type of instruction code they supported। वो कहता है कि प्रोसेसर की जो चिप है वो कैटेगराइज की गई है उसकी क्वालिटी के लिहाज से, उसकी क्वांटिटी के हिसाब से, और इसी तरह से इंस्ट्रक्शन कोड जो है वो भी उसी हिसाब से जिस नौयत का प्रोसेसर है उसको वो सपोर्ट करता है। आगे चल के 1-2 लेक्चर्स के बाद हमारे पास प्रोसेसर्स की टाइप्स आएंगी, उनमें हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से प्रोसेसर जो पास्ट में गुजर चुके या आने वाले वक्तों में हमें मिलेंगे, या कौन कौन सी कंपनी जो है वो प्रोसेसर बना रही है। क्यों इस वक्त मल्टी, जिसमें टॉप ऑफ द लिस्ट जो है वो इंटेल कॉर्पोरेशन है, एडीएम है, एडीएम के बाद आपका तोशिबा का प्रोसेसर है। तो मुख्तलिफ कंपनी जो है वो प्रोसेसर्स को डिज़ाइन कर रही है, और इसी तरह से हर प्रोसेसर का जो इंस्ट्रक्शन कोड है, या आप ये कह लो कि उसके जो रजिस्टर हैं वो जो है वो कंपनी की तरह ही मैन्युफैक्चरर्स जो हैं उनके लिहाज से जो है वो डिफरेंट है। While the different type of processor can contain different type of instruction code। वही बात आ गई कि डिफरेंट टाइप के प्रोसेसर हैं और वो डिफरेंट टाइप की इंस्ट्रक्शन कोड ही अपने पास रखते हैं। They all handle instruction code program similarly। लेकिन बेशक डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं, बेशक डिफरेंट प्रोसेसर हैं, लेकिन उनको असेंबली लैंग्वेज के अंदर एक ही तरीके से जो है वो प्रोग्राम किया जाता है। दिस सेक्शन डिस्क्राइब हाउ प्रोसेसर हैंडल इंस्ट्रक्शन एंड व्हाट द इंस्ट्रक्शन कोड लुक लाइक फॉर सिंपल प्रोसेसर चिप। वो कहता है कि इस सेशन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, ये बताएंगे कि इंस्ट्रक्शन कोड जो है वो प्रोसेसर के अंदर या प्रोसेसर की चिप में किस तरीके से हैंडल किया जाता है।
यहां तक किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। ओके जी, नेक्स्ट है हमारे पास इंस्ट्रक्शन कोड हैंडलिंग, कि इंस्ट्रक्शन कोड को हैंडल कैसे करें, या इंस्ट्रक्शन कोड हैंडलिंग जो है वो होती क्या है। एज अ कंप्यूटर प्रोसेसर चिप रन, इट रीड इंस्ट्रक्शन कोड दैट आर स्टोर इन द मेमोरी। वो कहता है कि जैसे हम कंप्यूटर के प्रोसेसर की चिप को रन करते हैं, यानी कि कहने का ये मतलब है कि जैसे ही आपका कंप्यूटर ऑन होता है और उसकी चिप जो है वो वर्किंग करना शुरू कर देती है, तो सबसे पहले इंस्ट्रक्शन कोड को स्टोर किया जाता है मेमोरी के अंदर, यानी आपकी रैम के अंदर। ईच इंस्ट्रक्शन कोड सेट कैन कंटेन वन और मोर बाइट्स ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इंस्ट्रक्ट द प्रोसेसर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। वो कहता है कि क्या करता है उस प्रोसेसर, उस इंस्ट्रक्शन कोड को अच्छी तरह से स्टडी कर लेता है। स्टडी करने के बाद उसको जो स्पेसिफिक टास्क सौंपा जाता है वो उसी स्पेसिफिक टास्क के ऊपर जो है वो वर्किंग शुरू कर देता है अपनी बाइट्स की फॉर्म में। एट ईच इंस्ट्रक्शन कोड इज रीड फ्रॉम मेमोरी एंड डेटा रिक्वायर्ड फॉर इंस्ट्रक्शन कोड इज आल्सो स्टोर एंड रीड इन द मेमोरी। वो कहता है कि जो भी इंस्ट्रक्शन का कोड उसको मिलता है वो क्या करता है कि उसको रीड करता है। रीड करने के बाद एक्चुअल डेटा जो है वो इंस्ट्रक्शन कोड को सेंड कर देता है ताकि वो मेमोरी के अंदर अपनी जगह बना सके, वो मेमोरी के अंदर जाके वो स्टोर हो सके। The memory bytes that contain the instruction code are no different data than the byte that contain the data used by the processor। वो कहता है कि मेमोरी की जो बाइट्स होती हैं वो क्या करती हैं, वो इंस्ट्रक्शन कोड के डेटे को किसी भी किस्म के बगैर किसी डिफरेंस के जो है वो लेकर उसको जो है उसके ऊपर वर्किंग करती है, और प्रोसेसर को भी ये बताती है कि ये डाटा जो है ये इंस्ट्रक्शन कोड से जो है वो आ रहा है, और इंस्ट्रक्शन कोड जो है वो इसका बगैर किसी उसके डिफरेंट के जो है उस डाटा को लेकर चलता है। द डिफरेंशिएट बिटवीन डेटा एंड इंस्ट्रक्शन कोड, स्पेशल पॉइंटर आर यूज्ड टू हेल्प द प्रोसेसर कीप ट्रैक ऑफ where in memory the data and instruction code are stored। वो कहता है कि इस दौरान क्या है कि कुछ इंस्ट्रक्शन कोड के स्पेशल पॉइंटर रजिस्टर्स होंगे। आगे चल के जब हम रजिस्टर्स के ऊपर डिस्कस करेंगे या रजिस्टर का टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां पे आपको ये क्लियर होगा कि कौन कौन से रजिस्टर्स हैं, पॉइंटर्स हैं, स्पेशल पॉइंटर रजिस्टर्स हैं जो कि इंस्ट्रक्शन कोड की हेल्प करते हैं डाटे को प्रोसेसर और इंस्ट्रक्शन कोड के दरमियान में बातचीत करने के। मेमोरी डाटा एंड इंस्ट्रक्शन कोड आर स्टोर, जहां पे वो डाटा जो है वो अपना स्टोर करता है मेमोरी के अंदर। द इंस्ट्रक्शन पॉइंटर इज यूज्ड टू हेल्प द प्रोसेसर कीप ट्रैक ऑफ विच इंस्ट्रक्शन कोड हैव ऑलरेडी बीन प्रोसेस्ड एंड व्हाट कोड इज नेक्स्ट इन लाइन टू बी प्रोसेस्ड। अब ये इंस्ट्रक्शन पॉइंटर का काम क्या है कि वो ये चेक करता है कि जो इंस्ट्रक्शन कोड उसको मिल रहा है वो इंस्ट्रक्शन कोड जो है वो पहले से तो नहीं मौजूद। अगर पहले से वो मौजूद है तो वो क्या करता है, वो इंस्ट्रक्शन पॉइंटर जो है उसकी मेमोरी शफल करता है और उसको जगह जो है वो बना के देता है ताकि वो प्रॉपर तरीके से कोड जो है वो प्रोसेस हो सके। ऑफ कोर्स देयर आर स्पेशल इंस्ट्रक्शन कोड दैट कैन चेंज द लोकेशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन पॉइंटर सच एज जंपिंग to a specific location in the program। वो कहता है कि वो क्या करेगा, वो एक स्पेसिफिक जंप करता है। ये जंप का भी हमारे पास रजिस्टर होता है जो कि जो भी हदायत हम दे रहे होते हैं उन हदायत को एक लेवल से दूसरे लेवल पे इंस्ट्रक्शन कोड के अंदर अगर उसको जंप करना है तो उसको जंप भी करवाता है। A data pointer is used to help the processor keep track of where द डाटा एरिया इन मेमोरी स्टार्ट। वो कहता है कि डाटा पॉइंटर, अब देखें पहले आपके पास इंस्ट्रक्शन पॉइंटर था, अब आपके पास डाटा पॉइंटर आ गया। क्यों? इंस्ट्रक्शन पॉइंटर ने अपना जो काम है वो कर लिया, उसने इंस्ट्रक्शन कोड को अपना डाटा जो है मेमोरी लोकेशन में जिस जगह पे उसने स्टोर करवाना था करवा लिया। अब डाटा पॉइंटर ने उसको जो है वो आगे लेके चलना है ताकि प्रोसेसर और मेमोरी के दौरान जो कम्युनिकेशन है वो हो सके। अब उसमें आपका क्यू भी हो सकता है, उसमें आपका स्टैक भी काम कर सकता है, उसमें आपके लिंक लिस्ट भी काम कर सकते हैं। तो डिपेंड कर रहा होता है कि कौन सा एल्गोरिथम जो है उस वक्त इस डाटा पॉइंटर के साथ जो है वो वर्क करता है। अ डाटा पॉइंटर इज यूज्ड टू हेल्प द प्रोसेसर कीप ट्रैक ऑफ वेयरिंग द डाटा एरिया इन मेमोरी स्टार्ट।
वो कहता है कि डाटा पॉइंटर क्या करता है, हेल्प करता है किसकी, उस ट्रैक की, उस डेटे की जो कि मेमोरी के अंदर स्टार्ट हो चुकी होती है। दिस एरिया इज कॉल्ड स्टैक। अब वो क्योंकि उसने उसको तरतीब देनी है, तो इस एल्गोरिथम को क्या कहते हैं कि हम लोग स्टैक कहते हैं। एज अ न्यू डाटा एलिमेंट आर प्लेस इन स्टैक द पॉइंटर मूव डाउन इन द मेमोरी। वो कहता है कि जैसे ही वो एलिमेंट प्लेस होता है उसकी मेमोरी के अंदर वो डेटा जो है वो नीचे की तरफ जो है वो मूव कर जाता है। एज डेटा इज रीड फ्रॉम द स्टैक द पॉइंटर मूव अप इन मेमोरी। जैसे ही वो डाटा रीड हो जाता है तो ऑटोमेटिकली इंस्ट्रक्शन का जो वो डाटा पॉइंटर है वो ऊपर की तरफ मूव हो चुका होता है। यहाँ पे एक डायग्राम बनी है जिसके अंदर आप देखें कि आपका डाटा पॉइंटर जो है वो अप होने की कंडीशन में है। इंस्ट्रक्शन मूव अपवर्ड इन द मेमोरी, जहाँ पे जो जो इंस्ट्रक्शन आते जाएगी ये डाटे को ऊपर की तरफ जो है वो मूव करता जाएगा। जी, यहाँ तक किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो स्टैक के अंदर होता ये है कि हमारे पास इसका एक कॉन्सेप्ट है स्टैक का, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो कि बाद में डेटा आना है उस डेटे को नीचे रहना है और जो लास्ट में ऊपर की तरफ मूव कर रहा है वो डेटा बाहर आना है। अब देखिए यहाँ पे ये 55 जो है ये इंसर्ट हो सकता है बाद में कोई और डाटा इंसर्ट होगा तो ये ऑटोमेटिकली टॉप की तरफ जो है वो मूव करता जाएगा और डाटा पॉइंटर जो होगा वो उसी वर्किंग को आगे करता हुआ मेमोरी के ऊपर जो है वो शफल करता जाएगा। ये वर्किंग करता है आपका स्टैक, जो जैसा कि आप लोगों ने डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम पढ़ा होगा उसके अंदर आप लोगों ने स्टैक स्टडी किए होंगे, लिंक लिस्ट स्टडी किए होंगे, क्यू स्टडी किए होंगे, ट्रीज को स्टडी किया होगा। तो उनके अंदर हर जो एल्गोरिथम है, चाहे स्टैक है चाहे ट्री है, हर एक का अलहदा अलहदा जो है वो कॉन्सेप्ट है, वो उस अपने कॉन्सेप्ट के मुताबिक जो है वो काम कर रहा होता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास इंस्ट्रक्शन कोड फॉर्मेट, कि ये जो इंस्ट्रक्शन कोड की फॉर्मेटिंग है ये किस तरह से होती है या कौन सा इसके अंदर प्रोसेसर है जो इस्तेमाल होता है। जी, इंस्ट्रक्शन कोड फॉर्मेट, द इंटेल IA, Intel Corporation, Intel Family 32 family of the microprocessor include all the format, all of the current type of the microprocessor used in modern IBM platform microcomputers। वो कहता है कि इंटेल, मैंने आपको बताया कि इस वक्त टॉप ऑफ द लिस्ट जो है वो हमारे प्रोसेसर की डिजाइनिंग के अंदर जो इस वक्त कंपनी काम कर रही है वो इंटेल कॉर्पोरेशन काम कर रही है। और जब से, क्योंकि पहले IBM था, IBM से बाद में जब IBM ने अपना पहला पर्सनल कंप्यूटर निकाल लिया उसके बाद इंटेल कॉर्पोरेशन ने भी अपना वर्किंग शुरू कर दी और उन्होंने भी अपने प्रोसेसर जो है वो मार्केट, इस वक्त IBM जो है वो सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम और सर्वर्स मशीन के ऊपर जो है वो वर्क कर रही है। कम ही है कि वो माइक्रो प्रोसेसर की तरफ काम करे, ज्यादातर वो बड़ी मशीन्स के ऊपर काम कर रही है। लेकिन जो इंटेल कॉर्पोरेशन है ये आपके छोटे लेवल के जितने भी प्रोसेसर्स हैं उन तमाम के ऊपर जो है वो वर्किंग कर रही है। तो वो कह रहा है कि इंटेल IA32 फैमिली जो है ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, वो तमाम तरह के माइक्रो प्रोसेसर जो है वो IBM प्लेटफॉर्म के जितने भी माइक्रो कंप्यूटर्स थे इनमें इस्तेमाल होते रहे। इंक्लूड द पॉपुलर पेंटियम लाइन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, जैसे कि पेंटियम की एक टेक्नोलॉजी आई थी, यानी कि पेंटियम 1, पेंटियम 2, पेंटियम 3, पेंटियम 4, फिर पेंटियम की टेक्नोलॉजी चेंज होगी तो उसके बाद हमारे पास क्वाड कोर आ गया, कोर टू डू आ गया, फिर अब इस वक्त जो करंट टेक्नोलॉजी चल रही है इंटेल की वो आपके पास कोर i3, कोर i7, कोर i5 जो है ये चल रहे हैं। तो वो कहता है कि उस वक्त जो IBM के प्लेटफॉर्म थे उनके अंदर इंटेल की 32 फैमिली IA की जो है वो इस्तेमाल होती रही। A specific format of instruction code is used in the IA32 family of microprocessor, and understanding the format of these instruction will help you in your assembly language programming। वो कहता है कि ये स्पेसिफिक फॉर्मेट था इंस्ट्रक्शन कोड का IA32 फैमिली के अंदर, जो कि अंडरस्टैंड करने में और प्रोग्राम करने में असेंबली लैंग्वेज के अंदर प्रोग्रामर्स को बहुत ज्यादा जो है वो इसकी हेल्प मिली प्रोग्रामिंग करने में। द IA32 इंस्ट्रक्शन कोड कंटेन ऑफ 4 मेन पार्ट। वो कहता है कि ये 4 डिफरेंट मेन पार्ट के ऊपर जो है वो वर्क करता रहा या काम करता रहा। नंबर 1, ऑपरेशनल इंस्ट्रक्शन प्रीफिक्स, ऑपरेशनल कोड OP कोड, ऑपरेशनल मॉडिफायर,
ऑपरेशनल डाटा एलिमेंट्स। तो ये 4 डिफरेंट इसके फॉर्मेट थे जिनके ऊपर इसने वर्क किया। ईच ऑफ द पार्ट इज यूज्ड टू कंप्लीटली डिफाइन एज अ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन फॉर द प्रोसेसर टू परफॉर्म। वो कहता है कि हर पार्ट ने, यहाँ पे आपके सामने एक डायग्राम बनी हुई है कि ये देखें कि ये कुछ आपका मॉडिफायर है, इस मॉडिफायर के थ्रू जो है वो वर्किंग हो रही है। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन प्रीफिक्स है जो कि 0 से लेकर 4 बाइट्स तक काम करता है। ओपी बाइट है जो कि 1 से लेकर 3 बाइट्स तक वर्क करता है। और उसमें आपका जो है मोड और रैम कोड है वो 0 to 1 बाइट्स में, SIB 0 to 1 है। और डिस्प्लेसमेंट जहां पे डाटे की चेंजेस होनी है वहां पे भी 0 to 4 बाइट्स है। और डाटा का जो एलिमेंट है वो भी 0 to 1। एक्चुअल में ये आपका 0 to 4 और 0 to 4 जो ये 8 बिट इज इक्वल टू 1 बाइट जो है उसी के ऊपर ही ये काम कर रहे हैं। आगे चल के हम लोग जब डाटा टाइप्स पढ़ेंगे तो उसमें ये आपको क्लियर होंगी कि बिट बाइट वर्ड जो है या डबल वर्ड जो है वो कितनी मेमोरी कंज्यूम कर रही होती है असेंबली लैंग्वेज के अंदर। पहले आप लोगों ने सी में या C++ में पढ़े होंगे, लेकिन असेंबली लैंग्वेज में थोड़ा सा ये जो डिफरेंस है डाटा टाइप्स का और प्रोग्रामिंग का। द इंटेल पेंटियम प्रोसेसर फैमिली इज नॉट ओनली सेट ऑफ प्रोसेसर चिप टू यूटिलाइज द IA32 इंस्ट्रक्शन कोड फॉर्मेट। वो कहता है कि इंटेल पेंटियम फैमिली जो है प्रोसेसर की सिर्फ वही नहीं है यूटिलाइज के इंस्ट्रक्शन कोड की फॉर्मेटिंग करे IA32 के अंदर, उसके अलावा भी एक कंपनी है AMD कॉर्पोरेशन आल्सो प्रोड्यूस अ लाइन ऑफ चिप दैट आर फुली कंपैटिबल विद द इंटेल IA32 इंस्ट्रक्शन कोड फॉर्मेट। वो कहता है कि इंटेल की ही फैमिली की हम बात नहीं कर रहे, हम साथ में AMD उस कॉर्पोरेशन ने भी इस तरह के प्रोसेसर बनाए थे जो IA32 यानी कि असेंबली लैंग्वेज के साथ जो है वो काम करने में, इंस्ट्रक्शन कोड को फॉर्मेट करने में हमारी हेल्प करते थे। नेक्स्ट है जी हमारा OP कोड। The only required part of the IA32 instruction code format is the OP code. Each instruction code must include an OP code define the basic function or tasks to be performed by the processor। वो कहता है कि सिर्फ और सिर्फ आपका जो IA कोड है वो सिर्फ फॉर्मेट की हद तक ही नहीं है, बल्कि उसके अंदर तमाम के तमाम जो कोड है वो सारे के सारे इंक्लूड है। और उस तमाम कोड को देखते हुए आपका जो इंस्ट्रक्शन कोड है वो OP कोड जो है वो वर्क करता है। ईच और इंस्ट्रक्शन कोड मस्ट इंक्लूड एन OP कोड दैट डिफाइन द बेसिक फंक्शन और टास्क टू बी परफॉर्म बाय द प्रोसेसर। हर इंस्ट्रक्शन कोड के अंदर क्या है, OP कोड है। और OP कोड जो है वो बेसिक जितने भी टास्क आएंगे उन तमाम को प्रोसेसर से जो है उसकी परफॉर्मेंस करेगा, उसको डिफाइन करेगा। The OP code is between 1 to 3 byte is length and uniquely define the function that is performed। वो कहता है कि OP कोड का एक अपना साइज है, उसकी एक अपनी लेंथ है जो कि 1 से लेकर 3 डिफरेंट बाइट्स की है और वो यूनिकली तौर पे तमाम फंक्शंस को परफॉर्म करता है। फॉर एग्जांपल द 2 byte OP कोड OFA2 defined is IA32 CPUID इंस्ट्रक्शन। वो कहता है कि अगर मैं ये बात करूं कि 2 बाइट का OP कोड है और वो A2 के अंदर डिफाइन किया गया है, OFA2 के अंदर ये एक मेमोरी की लोकेशन है वहां पे डिफाइन किया गया, और इसको कोड किस में किया गया, IA32 यानी कि इंटेल कॉर्पोरेशन के प्रोसेसर से हमने इसको कोड किया है और इसको हदायत जो है CPUID के थ्रू दी है। व्हेन द प्रोसेसर एग्जीक्यूट, जैसे ही प्रोसेसर एग्जीक्यूट होगा, दिस इंस्ट्रक्शन कोड इट रिटर्न स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अबाउट द माइक्रो प्रोसेसर इन डिफरेंट रजिस्टर। वो कहता है कि जैसे ये ऑन होगा, जैसे ही एग्जीक्यूट होगा तो इंस्ट्रक्शन कोड क्या करेगा, रिटर्न करेगा हमें वो इंफॉर्मेशन जो कि माइक्रो प्रोसेसर ने डिफरेंट रजिस्टर के अंदर रखी हुई है। द प्रोग्रामर कैन देन यूज एडिशनल। सर यहाँ पे OF और A2 क्या है? ये मैंने आपको बताया, ये मेमोरी की लोकेशन है। अब मेमोरी की लोकेशन ने उस 2 बाइट को कंज्यूम किया हुआ है। अब वो 2 बाइट जब कंज्यूम हुए हैं तो वो जो मेमोरी की लोकेशन है जो कि इंस्ट्रक्शन कोड को दी जा रही है वो IA इंटेल कॉर्पोरेशन के थ्रू दी जा रही है। क्यों, मैंने आपको बताया पिछली स्लाइड के अंदर कि हमारे पास 2 मेन कॉर्पोरेशन थे, एक हमारा इंटेल, एक हमारा AMD, जो कि हमारे 32 बिट प्रोसेसर को जो है वो डिजाइन कर रहे थे। और दोनों ही प्रोसेसर जो है वो आपके इंस्ट्रक्शन कोड को जो है वो
एग्जीक्यूट करते हैं या उसकी प्रोग्रामिंग करते हैं। तो ये हमारा OFA2 जो है ये बेसिकली मेमोरी की लोकेशन है जहां पे इसका CPU का ID जो है वो उसने अपनी हदायत को स्टोर किया हुआ है, और वो बाद में वो हदायत जो है वो फेच होके ट्रांसफर होके रजिस्टर्स के अंदर जो है वो चली जाती है। आगे जब रजिस्टर्स पढ़ेंगे, रजिस्टर भी बेसिकली हमारी मेमोरी की तरह ही एक टेम्परेरी मेमोरी है जो कि कुछ देर के लिए डाटा जो है वो अपने पास स्टोर करती है और बाद में उसको प्रोसेस करके मेमोरी के होते हुए हमें जो है वो आउटपुट की तरफ लेके चलती है। जब ये प्रोग्रामिंग करेंगे इसकी असेंबली लैंग्वेज की इंशाल्लाह, तो उसमें हम लोग इन चीज़ों को देखेंगे भी। The programmer can use additional instruction code to extract the information from the processor register to determine the types and model of the microprocessor on which program is running. वो कहता है कि जो प्रोग्रामर्स हैं वो क्या करते हैं, एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड करेंगे इंस्ट्रक्शन कोड को और ये चेक करेंगे कि ये प्रोसेसर के जो रजिस्टर्स हैं वो बताएं हमें कि कौन से मॉडल का माइक्रो प्रोसेसर जो है वो लगा हुआ है और प्रोग्रामिंग के दौरान जो है वो कौन सी और कैसे वर्किंग जो है वो कर रहा है। Registers are component within the processor chip that are used to temporarily store data while being handled by the microprocessor. वो कहता है कि रजिस्टर वही बात होगी, मैंने कहा कि आगे चल के ये टॉपिक बड़ी डिटेल में आएगा तो यहाँ पे भी एक छोटी सी उसने डेफिनेशन दे दी है कि रजिस्टर बेसिकली ऐसे कंपोनेंट्स हैं आपके प्रोसेसर की चिप के ऊपर जो कि क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए टेम्परेरी तौर पे डाटा को स्टोर करते हैं। जैसे ही प्रोसेसर अपनी वर्किंग खत्म करता है वो नेक्स्ट डाटा जो है वो उसको फेच कर देते हैं, प्रोसेसर उस डाटा को भी प्रोसेस करता है, फिर वो नेक्स्ट, तो इस तरह से एक लाइफ साइकिल जो है वो चलता रहता है और उस साइकिल के अंदर रजिस्टर जो है वो अपनी वर्किंग जो है वो करते रहते हैं। नेक्स्ट है जी हमारा इंस्ट्रक्शन प्रीफिक्स। यहां तक किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ। ओके जी, इंस्ट्रक्शन प्रीफिक्स। द इंस्ट्रक्शन प्रीफिक्स कैन कंटेन बिटवीन 1 और 4 1 बाइट प्रीफिक्स दैट मॉडिफाई द ओपी कोड बिहेवियर। वो कहता है कि इंस्ट्रक्शन प्रीफिक्स क्या है, बेसिकली 1 बाइट का चौथा हिस्सा है जो कि प्रीफिक्स यानी कि जो भी हम अगर बाइट डिक्लेयर करेंगे, मैंने आपको बताया था 0 से लेकर 8 तक बिट है, अब उसका जो फर्स्ट 4 वाला पार्ट है वो प्रीफिक्स है और अगर उसका मैं लास्ट 4 वाला पार्ट राइट साइड करूं तो वो राइट साइड से प्रीफिक्स है, अगर मैं लेफ्ट साइड से करूं तो वो लेफ्ट साइड से प्रीफिक्स है। तो प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स ये दो चीजें होती हैं, तो दोनों चीजें जो है वो बाइट के अंदर जो है वो हाफ डेटे को जो है वो लेकर चल रही होती हैं। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हम लोगों ने सिर्फ प्रीफिक्स की डिस्कशन करनी है तो फॉर 1 बाइट प्रीफिक्स दैट मॉडिफाई द ओपी कोड बिहेवियर, ये जो पहले 4 बिट्स बनती है वो आपके जो बिहेवियर है आपके इंस्ट्रक्शन कोड को उसको सेट कर रही होती है। दीज प्रीफिक्स आर कैटेगराइज इनटू 4 डिफरेंट ग्रुप। वो कहता है कि ये जो प्रीफिक्स है इनको 4 डिफरेंट मजीद ग्रुप के अंदर जो है वो डिफाइन किया गया है बेस्ड ऑन द प्रीफिक्स फंक्शन, और डिपेंड करता है कि उस वक्त प्रीफिक्स का जो फंक्शन है वो क्या कर रहा है। ओनली 1 प्रीफिक्स फॉर्म ईच ग्रुप कैन बी यूज्ड at one time to modify the OP code, thus the maximum of 4 prefix bytes. The 4 prefix group are as follow. वो कहता है कि इनको 4 मैक्सिमम प्रीफिक्स फॉर्म ग्रुप के अंदर जो है वो डिक्लेयर किया गया है और ये जो मैक्सिमम बाइट्स को कंज्यूम करते हैं इनको 4 ग्रुप से 1 में 1 हम डिस्कस करने जा रहे हैं। लुक एंड रिपीट प्रीफिक्स, सेगमेंट ओवरराइड एंड ब्रांच हिंट प्रीफिक्स, ऑपरेंड साइज override prefix, address size override prefix. The look prefix indicate that any shared memory area will be used exclusive by the instruction. वो कहता है कि look prefix क्या करता है, ये इंडिकेट करता है कि जो इंस्ट्रक्शन कोड ने या हदायत ने अपनी मेमोरी को यूज करना है उसके अलावा जो शेयर्ड मेमोरी वो हो रही है वो लुक प्रीफिक्स ने इंडिकेट करनी होती है। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर मल्टी प्रोसेसर एंड हाइपर थ्रेड सिस्टम। ये आगे चल के हम लोगों ने मल्टी प्रोसेसर और हाइपर थ्रेड प्रोग्रामिंग भी डिस्कस करनी है, तो वो कह रहा है कि ये वहां पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम जो कहां पे कर रहा है, जब आप मल्टी प्रोसेसिंग करेंगे, जब आप हाइपर थ्रेड सिस्टम पे काम करेंगे। द रिपीट प्रीफिक्स are used to indicate a repeating function usually used when
हैंडलिंग स्ट्रिंग। वो कहता है रिपीट प्रीफिक्स क्या करता है, ये ज्यादा से ज्यादा वहां पे सबसे ज्यादा रिपीटली तौर पे काम करेगा फंक्शनल पे जहां पे आपके स्ट्रिंग्स की हैंडलिंग जो है वो हो रही होती है। The segment override prefix define instruction that can override the defined segment register value। वो कहता है कि जो segment override है prefix, ये define कर रहा होता है इंस्ट्रक्शन को that can override, जो कि override होते हैं किसके, segment registers की value के अंदर। The branch hint prefix attempt to give the processor a clue as to the most likely path the program will take in a conditional jump segments। This is used with प्रीडिक्टिव ब्रांचेस हार्डवेयर। वो कहता है कि ये ऐसी ब्रांच है जो कि हिट करती है किसको, प्रीफिक्स अटेम्प्ट्स को, और प्रोसेसर को एक क्लू देती है कि आपने जो भी प्रोग्राम करना है उसके अंदर जंपिंग सेगमेंट स्टेटमेंट्स को भी करना है। यानी कि हम लोग JMP एक कमांड डिस्कस करेंगे जो कि क्या करेगी, डायरेक्टली जंप करेगी एक एड्रेस से दूसरे एड्रेस पे, इंटरप्ट्स डिस्कस की जाएंगी आगे चल के। तो उस वक्त प्रोग्रामिंग के थ्रू ये चीजें हम लोगों ने देखनी है कि हमारा जो प्रीफिक्स है वो कैसे जंप करता है स्टेटमेंट के अंदर। द ऑपरेंड साइज ओवरराइड प्रीफिक्स इन्फॉर्म द प्रोसेसर दैट द प्रोग्राम विल स्विच बिटवीन 16 बिट टू 30 एंड 32 बिट ऑपरेंड साइज विद इन द इंस्ट्रक्शन कोड। वो कहता है कि ये ऑपरेंड जो है ये साइज वेरीड करता है, ओवरराइड करता है किस पे, प्रोसेसर के अंदर कितने बिट से, 16 यानी कि 2 बाइट से 4 बाइट में। अब वो डिपेंड करता है कि 16 से 4 बाइट जो है वो कौन सी हैं और इंस्ट्रक्शन कोड जो है उनको किस तरीके से जो है वो हैंडल कर रहा है। द इनेबल द प्रोग्राम टू वार्म द प्रोसेसर व्हेन लार्ज साइज ऑफ द ऑपरेंड helping to speed up the assignment of the data to the register। वो कहता है कि ये इनेबल किए जाते हैं प्रोसेसर को, यानी कि प्रोग्राम के थ्रू प्रोसेसर में ये इनेबल किए जाते हैं ताकि जो डेटे का लार्ज डेटे का साइज है उसको प्रॉपर तरीके से रजिस्टर जो है उसको हैंडल कर सके और उसकी स्पीड के ऊपर असरअंदाज नहीं होना चाहिए। स्पीड जो है वो उसकी ऐसी ही रहनी चाहिए। द एड्रेस साइज ओवरराइड प्रीफिक्स इन्फॉर्म द प्रोसेसर that the program will switch between 16 bit and 32 bits memory addresses। वो कहता है कि प्रीफिक्स क्या करता है कि उन एड्रेसेस के जो साइज है उनको ओवरराइड कर देता है और इन्फॉर्म करता है प्रोसेसर को कि प्रोग्राम की स्विचिंग करो 16 बिट से 32 बिट एड्रेस की तरफ। Either size can be declared as the default size for program and this prefix inform the processor that the program is switching to the other। और इसी तरह से वो प्रोग्राम को एक लेवल से दूसरे लेवल में जो है वो स्विच करता रहता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास मॉडिफायर्स। Some OP code required additional modifier to define what register or memory location are involved in the functions। वो कहता है कि मॉडिफायर क्या है, वो कहता है कि सम ओपी कोड को एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए होती है जो कि मॉडिफायर प्रोवाइड कर रहे होते हैं और वो डिफाइन करते हैं रजिस्टर्स की मेमोरी की लोकेशन के अंदर कि कहाँ पे फंक्शन जो है वो इन्वॉल्व होने हैं और कौन कौन सी लोकेशन है जिस पे उसने जाके वर्क करना है। द मॉडिफायर आर कंटेन इन 3 सेपरेट लेवल। वो कहता है कि मॉडिफायर जो है वो कंटेन करता है 3 इसकी डिफरेंट लेवल है। पहला लेवल है जी एड्रेस फॉर्म specific mode R&M byte, scale index base SIB और 1, 2 और 4 address displacement byte। The mode R&M byte consists of 3 field of information। वो कहता है मोड R&M जो है वो बेसिकली 3 उसके डिफरेंट मोड है। यहाँ पे देख लें आप 0 to 2 जो है उसमें RM चलता है, 3 से 5 में आपका रजिस्टर और ओपी कोड चलता है और 6 to 7 में उसका मोड जो है वो डिवाइड होता है जो कि 2 बिट ये लेता है 3 बिट ये। तो इस तरह 1 बाइट का कोड जो है वो ये रन करता है और बेसिकली 8 बिट्स का कोड जो है वो उसको ये एग्जीक्यूट कर रहा है। The mode field is used with the RM field to define the register और एड्रेसिंग मोड यूज इन द इंस्ट्रक्शन। वो कहता है कि ये क्या करता है, मोड को फील्ड के अंदर डिफाइन कर लेता है और बता देता है कि RM जो है वो फील्ड है और वो रजिस्टर्स के अंदर डिफाइन हो रहा है और एड्रेसिंग जो है वो इंस्ट्रक्शन कोड मोड के अंदर जो है वो चली जाती है। देयर आर 24 पॉसिबल एड्रेसिंग मोड।
वो कहता है कि ये 24 किस्म के 24 पॉसिबल एड्रेसिंग मोड हैं along with 8 possible general purpose register और 8 जनरल पर्पस रजिस्टर्स हैं that can be used in इंस्ट्रक्शन, जो कि इंस्ट्रक्शन को इस्तेमाल कर रहे होते हैं मेक 32 पॉसिबल वैल्यू, और उसकी पॉसिबल वैल्यू जो है वो 32 के करीब जो है वो जनरेट कर रहा होता है। द रजिस्टर एंड ओपी कोड फील्ड इज यूज्ड टू इनेबल 3 मोर बिट्स टू फर्दर डिफाइन द ओपी कोड फंक्शन। वो कहता है कि अगर रजिस्टर में ओपी कोड की बात करूं तो ये भी क्या करता है कि ये 3 अलहदा से अपनी मेमोरी का जो साइज है, जो ओपी कोड जो है या बिट्स जो है उनको डिफाइन करता है, सच एज ओपी कोड सब फंक्शन, जैसे कि ओपी कोड के सब फंक्शन हो सकते हैं, और इट कैन बी यूज्ड टू डिफाइन द रजिस्टर वैल्यू, और वो रजिस्टर की वैल्यू को भी डिफाइन करता है। द आरएम फील्ड इज यूज्ड टू डिफाइन एनदर रजिस्टर टू यूज एज द ऑपरेंड ऑफ द फंक्शन, और वो ऑपरेंड जो है उसके फंक्शंस को उनको भी लेके चलता है, और इट कैन बी कंबाइंड विद द मॉडिफाइड टू डिफाइन द एड्रेसिंग मोड फॉर द इंस्ट्रक्शन। और जितनी भी उसकी मॉडिफाई करके उनको हदायत मिल रही होती है, इंस्ट्रक्शन मिल रही होती है, वो उन सब को के साथ जो है वो वर्किंग करता है। नेक्स्ट है जी मेरा SIB बाइट्स। The SIB bytes also consist of 3 field of information। SI बाइट जो है उसके 3 डिफरेंट फील्ड्स हैं जिनके ऊपर वो कंसिस्ट कर रहा होता है, जिसके ऊपर वो अपने उस मेमोरी को मैनेज कर रहा होता है इंस्ट्रक्शन कोड के अंदर। देखिए 0 से 2 तक 3 बिट्स वो ले रहा है बेस के लिए, 3 to 5 3 बिट्स ही वो ले रहा है इंडेक्स के लिए, और 6 to 7 2 बिट्स ले रहा है वो स्केल के लिए। यानी कि SIB अगेन 1 बाइट कोड है, लेकिन वो उस बाइट को जो है वो डिवाइड कर देता है बेस में, इंडेक्स में और स्केल में। सेक्शन हमारा क्लोज होने लगा है। मैं यहाँ से दोबारा हम अपना लेक्चर जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो जैसे ही सेक्शन क्लोज होता है, सेक्शन क्लोज होने के बाद जो है वो आप दोबारा से फौरन तमाम स्टूडेंट जो है वो लॉगिन कर लीजिएगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को आज जो है वो हाउ टू रन असेंबली लैंग्वेज पहले हम वो करेंगे, और उसके बाद जो है मैं अपना लेक्चर जो है वो शेयर करूंगा, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को बता दिया था कि डाउनलोड करके आप लोगों ने इसको रखना है और उसके बाद इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल करने के बाद माउंट करना है, माउंट करने के बाद आप लोगों ने असेंबली लैंग्वेज को जो है वो रन करना है। तो आज मैं उसका पहले प्रैक्टिकल करवा दूंगा, उसके बाद फिर हमारा लेक्चर का जो बकिया हिस्सा है उसको जो है वो डिस्कस करेंगे। ओके जी, मोस्टली स्टूडेंट जो है वो ऑनलाइन हो चुके हैं। तो अब मैं सबसे पहले जो है वो प्रैक्टिकल जो एरिया है उसको डिस्कस करने जा रहा हूँ कि जब भी आप लोगों ने असेंबली लैंग्वेज, जो कि लास्ट मैंने आप लोगों को 1-2 साइट्स बताई थी, 1-2 ब्लॉग्स बताए थे, वहाँ से जब आप लोगों ने डाउनलोड कर लेनी है, तो डाउनलोड करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का फोल्डर जो है वो बनेगा। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, होप टू से कि तमाम स्टूडेंट्स को जो है वो स्क्रीन नजर आ रही होगी। ये देखिए आपके पास इस तरह से DOS बॉक्स 74 Win32 इंस्टॉलर, तो इसके अंदर ये कुछ इस तरह की फाइल्स जो है वो आपको मिलेंगी। इसी तरह से अगर जब आप डाउनलोड करोगे तो यही जो आपको DOS बॉक्स है ये इस तरह आपको जिप फॉर्म में भी, ये देखिए यहाँ पे जो है वो जिप फॉर्म में भी पड़ा हुआ है। ये आपको जिप फॉर्म में भी सेम DOS बॉक्स के नाम से जो है वो फोल्डर मिलेगा। ये देखिए जब आप डाउनलोड कर लेंगे, डाउनलोड करने के बाद अब आप इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे।
जब आप एक्सट्रैक्ट कर लेंगे तो आपके पास ये इस तरह से एक फोल्डर जो है वो आ जाएगा। मैंने आपको दो लोकेशंस दी थी, उसके बाद यानी दो दी थी। एक मैंने आपको बताया था ब्लॉग का लिंक कि जहां से आप लोग जो है इसको प्रॉपर तरीके से डाउनलोड करोगे, जिसके अंदर असेंबली लैंग्वेज की तमाम कमांड जो है वो मौजूद होंगी। जब आपने इसको डाउनलोड कर लेना तो इसके अंदर से एक एमपी का फोल्डर होगा। उस एमपी के फोल्डर को आपने सीड लेवल के ऊपर, ये देखें ये एमपी का फोल्डर है, ये मैंने वहां से कट आउट करके डायरेक्ट सी लैंग्वेज के अंदर जो सी ड्राइव है वहां पे रखा हुआ है। तो मैं इसको दोबारा से इसी फोल्डर की कॉपी बना लेता हूं, कंट्रोल सी, ताकि मेरे पास बैकअप में भी मेरे पास ये मौजूद हो। तो मैं इसको अगेन अपने उस डॉस बॉक्स के अंदर यहां पे भी जो है वो उसको मैं, ये देखिए मैंने रख लिया। तो पहले ये यहीं पे पड़ा हुआ था, तो मैंने क्या किया, यहां से कट आउट करके उसको, आपने कट नहीं करना, आप लोगों ने इसकी कॉपी करनी है। एट इट इज फोल्डर को आप कॉपी करोगे अपने सी ड्राइव के ऊपर। ये देखें यहां पे मैंने सी ड्राइव के ऊपर इस फोल्डर को कॉपी कर लिया। जब ये आपका कॉपी हो जाएगा, अब आपने क्या करना है, मैं स्क्रीन दोबारा शेयर करने लगा हूं। जब ये फोल्डर आपका कॉपी हो जाएगा, कॉपी होने के बाद अब आपने अपना डॉस बॉक्स जो है उसको रन करना है। ये देखिए मैंने अपना डॉस बॉक्स जो है ये रन किया हुआ है। रन करने के बाद आपने यहां पर जो है एक कमांड लिखनी है, माउंट, MOUNT, माउंट सी, यानी वो जो सी ड्राइव आप अपनी अब सी ड्राइव जो है वो क्रिएट करने लगे हो, स्पेस सी ड्राइव :साइन MP, क्योंकि ये फोल्डर वहां पे मौजूद है। ये क्या होगा कि ये वाला जो फोल्डर है ये माउंट हो जाएगा सी के अंदर, यानी असेंबली लैंग्वेज के अंदर। पहले जो हमारे पास विंडो 98 थी या विंडो XP थी या विंडो 2000 थी, उसमें हम लोग डायरेक्टली तौर पे इस फोल्डर को, असेंबली लैंग्वेज को जो है मैसम को और लिंकर को और एडिटर को डायरेक्टली जो है एक्सेस कर लेते थे। लेकिन जब से एडवांस आपकी विंडोज आनी शुरू हो गई हैं, जैसे कि विंडो 7 है, विंडो 8 है, विंडो 10 है, तो इसके लिए आपको डॉस बॉक्स का सहारा लेना पड़ेगा और उसमें ये MP का जो फोल्डर है ये सी ड्राइव को माउंट करना पड़ेगा। ये देखिए मैंने एंटर किया तो ये फोल्डर जो है वो माउंट हो गया है। अब आपने यहाँ पे C:, अब शिफ्ट हो जाना C के अंदर। ये वर्चुअल ड्राइव है, ये आपकी ओरिजिनल सी ड्राइव नहीं है, ये वर्चुअल ड्राइव जो है वो इस सॉफ्टवेयर ने डिजाइन की है। अब आप यहाँ पे लिखेंगे dir और एंटर। जैसे मैंने dir एंटर किया तो अब आप देखें आपके पास डिबग कमांड भी आ गई है, आपके पास लिंकर कमांड भी आ गई है और मैसम, यानी ये वो तीन कमांड्स हैं जिनकी मदद से हमने असेंबली लैंग्वेज की जो प्रैक्टिस है वो करनी है। और जब तक आप ये जो तरीकाकार मैंने आपको बता दिया है, ये जब आप इस लेक्चर की वीडियो होगी उस वीडियो में इसको गौर से देखिएगा। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे अगर डिबग लिखता हूँ, क्योंकि अभी हम लोग रजिस्टर पढ़ रहे हैं, ये देखिए मैंने डिबग लिखा तो डिबग की कमांड जो है वो एग्जीक्यूट हो गई है। मैं यहाँ पे कैपिटल R लिखता हूँ या लोअर R लिखता हूँ तो ये इस वक्त मैं डायरेक्टली अपने प्रोसेसर के अंदर बैठा हूँ, यानी ये तमाम वो रजिस्टर्स हैं जो कि इस वक्त प्रोसेसर में मौजूद हैं और मुझे वो डिस्प्ले हो रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे इसको कोड देखना चाह रहा हूँ तो मैं अपनी मर्जी से D की कमांड एंटर करता हूँ, U की कमांड एंटर करता हूँ। ये कुछ कमांड्स हैं, ये देखें ये अब हमें असेंबली लैंग्वेज की हदायत जो है वो नजर आ रही हैं और ये मेमोरी का लोकेशन है। ये आगे चल के जब हम लोग डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे तो आपको ये जो है वो आसानी उस वक्त समझ आएगा, अभी समझ नहीं आएगा। अभी आप लोगों ने असेंबली लैंग्वेज यानी कि डॉस बॉक्स को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद अभी मैंने आपको कॉन्फ़िगर करने का तरीकाकार जो है वो बता दिया है, इस तरह से आपने उसको कॉन्फ़िगर करना है और कॉन्फ़िगर करने के बाद आप लोगों ने असेंबली लैंग्वेज को जो है वो रन करके जो है वो देख लेना है। क्लियर हो गया जी सबको? अब मैं अपना लेक्चर जो है वो शेयर करने लगा हूं। होप टू से कि तमाम स्टूडेंट्स को लेक्चर की जो स्क्रीन है वो नजर आ रही होगी जी, स्क्रीन सबको नजर आ रही है? ओके, द स्केल field specific the scale factor the operation
The index field specify the register that is used as index register for memory. वो कहता है कि ये जो स्केल फील्ड है ये क्या करता है कि बेसिकली जो स्केल फैक्टर्स आते हैं, अगर कोई साइज के से बड़ा डाटा आ जाता है तो ये उसको खुद ही हैंडल करता है और रजिस्टर्स के अंदर इंडेक्स रजिस्टर्स को जो है वो मेमोरी की लोकेशन के ऊपर लेके चलता है. द बेस फील्ड स्पेसिफाई द रजिस्टर दैट इज यूज्ड as the base register for the memory access. The combination of mode RM and SIB bytes create a table that can define many possible combinations of the register. वो कहता है कि ये दोनों मिलके कौन मोड RM एंड SIB एक टेबल क्रिएट करते हैं जो कि मोस्टली कॉम्बिनेशंस हमें रजिस्टर्स को देने पड़ते हैं, उनको ये चेक करता है और उसके बाद डाटा को जो है वो एक्सेस करता है. द इंटेल स्पेसिफिक शीट फॉर Pentium processor define all the possible combination that are used with mode RM and SIB. वो कहता है कि Intel की जो specifications है शीट्स की वो यही है कि Pentium के अंदर वो तमाम possible combination जो है वो create कर सकता है with the help of mode RM and SIB. The address displacement byte. The address displacement byte is used to indicate an offset to the memory location defined in the mode RM and SIB byte. This can be used as an index or to a base memory location to either store or access data within the memory. वो कहता है कि एड्रेस डिस्प्लेसमेंट क्या करता है, बेसिकली इंडिकेट करता है ऑफसेट एड्रेस को और मेमोरी की लोकेशन को और उनको डिफाइन कर देता है किसके अंदर, मोड RM और SIB की बाइट्स के अंदर. दिस कैन बी यूज और बाद में उसको वो इंडेक्स मेमोरी की बेस लोकेशन को बना के उसको स्टोर करते हैं डाटे को और वहां पे डाटे को जो है वो एग्जीक्यूट करते हैं. नेक्स्ट है जी हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेजेस. क्यों, अब असेंबली लैंग्वेज के अंदर अभी तक आप लोग ये सिर्फ डिस्कस करते देखते आ रहे हो कि हमारे पास मुख्तलिफ टाइप्स की लैंग्वेजेस हैं. तो हाई लेवल लैंग्वेजेस का असेंबली लैंग्वेज में क्या रोल है या हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो असेंबली लैंग्वेज से कैसे लिंक्ड है, अब हमने इस चीज को देखना है. इफ इट लुक्स लाइक प्रोग्रामिंग इन प्योर प्रोसेसर इंस्ट्रक्शन कोड इज डिफिकल्ट. वो कहता है कि अगर मैं ये बात करूं कि डायरेक्टली हाई लेवल प्रोग्रामिंग का जो है वो प्योर प्रोसेसर के साथ कोड करना है तो वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा. यानी कहने का ये मतलब है कि हाई लेवल लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग जो है वो डायरेक्टली अगर आप कोड करते हो तो वो डायरेक्टली हार्डवेयर के साथ कोडिंग करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है. इवन द सिंपलेस्ट ऑफ प्रोग्राम्स रिक्वायर द प्रोग्रामर टू स्पेसिफाई अ लॉट ऑफ ओपी कोड एंड डाटा बाइट्स. वो कहता है कि इसकी बड़ी सिंपल प्रोग्राम्स क्या है कि प्रोग्रामर क्या करते हैं उसका ओपी कोड और डाटा बाइट्स को जो है वो स्पेसिफाई कर लेते हैं. ट्राई टू मैनेज एंड यूज प्रोग्राम फुल ऑफ जस्ट इंस्ट्रक्शन कोड वुड बी डक्टिंग टास्क. वो कहता है कि उस वक्त क्या होता है, जो भी टास्क उनको मिल रहे होते हैं उनकी जितनी भी इंस्ट्रक्शन कोड के थ्रू हो सकती है प्रोग्रामिंग, चाहे वो बहुत ज्यादा हाई लेवल पे है, वो उस वक्त प्रोग्रामिंग जो है वो की जाती है. टू हेल्प सेव एंड सेंट्री ऑफ प्रोग्रामर हाई लेवल लैंग्वेज बार क्रिएटेड. वो कहता है कि यही वजह थी कि इन चीजों को क्यों, अब असेंबली लैंग्वेज के अंदर प्रोग्रामर है कोई हाई लेवल पे चला गया है तो उस चीज को खत्म करने के लिए, इस चीज को कवर करने के लिए, खत्म तो खैर नहीं हो सकता, कवर करने के लिए हाई लेवल लैंग्वेज को जो है वो क्रिएट किया गया. अब हाई लेवल लैंग्वेज जितनी है वो सारी असेंबली लैंग्वेज के अंदर क्रिएट होती है. HLL enable programmers to create functions using simpler term rather than raw processor instruction code. वो कहता है कि हाई लेवल लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो ये इनेबल किया गया है प्रोग्रामर के लिहाज से कि वो ऐसे फंक्शंस क्रिएट कर सके जो सिंपल हो लेकिन वो प्रोसेसर की रॉ इंस्ट्रक्शन कोड को भी कवर कर रहे हो. स्पेशल रिजर्व कीवर्ड्स आर यूज्ड टू डिफाइन वेरिएबल मेमोरी लोकेशन फॉर डाटा. स्पेशल किस्म के कीवर्ड्स बनाए गए जैसे कि इंटीजर है, फ्लोट है, करैक्टर है, स्ट्रिंग है, डबल है, लॉन्ग है. ये स्पेशल किस्म के कीवर्ड्स हैं जो कि आप लोगों ने C एंड C++ के अंदर इस्तेमाल किए होने हैं. और इनका काम क्या है, इनका काम है मेमोरी की लोकेशन को जो है वो कंज्यूम करना या मेमोरी की लोकेशन को जो है वो क्रिएट करना. क्रिएट लूप्स जंप ओवर द इंस्ट्रक्शन कोड, और लूप्स बनाए गए ताकि जो जंपिंग की जाए इंस्ट्रक्शन कोड के अंदर. एंड हैंडल इनपुट आउटपुट फ्रॉम द प्रोग्राम, और डाटे को हैंडल किया जाए इनपुट के लिहाज से भी और आउटपुट के लिहाज से भी.
However, the processor does not have any knowledge about how to handle the HLL code. वो कहता है कि प्रोसेसर को नहीं पता कि हाई लेवल लैंग्वेजेस के कोड को किस तरह से डील करना है. The code must be converted by some mechanism to simple instruction code format for the processor to handle. वो कहता है कि इसके लिए स्पेसिफिक उसको जो है वो वर्क करना पड़ता है, स्पेसिफिक जो है वो वर्किंग करनी पड़ती है ताकि जो कोड है वो प्रॉपर तरीके से जो है वो वर्क करे और प्रॉपर तरीके से जो है वो उसकी वर्किंग जो है वो चलती रहे. द सेक्शन डिफाइन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ HLL. वो कहता है कि ये जो सेक्शन है डिफरेंट टाइप्स ऑफ HL की जो है वो वर्किंग को बताएगा. Then show how the HLL code is converted the instruction code for the processor to be executed. और ये भी दिखाएगा कि HLL कोड का जो है कोड को किस तरह से प्रोसेस किया जाता है और वो प्रोसेस करने के बाद जो है वो हार्डवेयर के लिए जो है उसको कंपैटिबल किया जाता है. टाइप ऑफ HLL लैंग्वेजेस. While programmer can choose from many different HLL available, they all can be classified into two different category. वो कहता है कि HLL यानी हाई लेवल लैंग्वेज बहुत सारी हैं, लेकिन डिपेंड कर होती हैं कि प्रोग्रामर जो है वो किस लिहाज से कौन सी लैंग्वेज को जो है वो किस तरह से कैटेगरी करता है. यानी कि प्रोग्रामर्स ने क्या करना है, उन्होंने उन लैंग्वेजेस को चूज करना है जो उनके लिहाज से बहुत ज़्यादा इजी हैं, जिसमें प्रोग्रामिंग के जो कॉन्सेप्ट्स हैं बहुत इजी हैं, प्रोग्रामिंग करना आसान है. एक कंपाइल लैंग्वेज और दूसरा आपका इंटरप्रेटेड लैंग्वेज. While it is possible for different implementation of the some programming language, वो कहता है कि ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है कि आप इम्प्लीमेंट करो हर तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, पॉसिबल भी नहीं है. टू बी आइदर कंपाइल्ड और इंटरप्रेटर, क्या वो हर लैंग्वेज ही कंपाइल और हर लैंग्वेज ही इंटरप्रेटर को कवर कर रही हो. These categories are used to show how a particular HLL implementation define how the program are run on the processor. वो कहता है कि वो ये तो हो सकता है कि आप उसको कैटेगराइज करो, कैटेगराइज करने के बाद जो है HL लैंग्वेज को इंप्लीमेंट करो और इंप्लीमेंट करने के बाद उनके तमाम प्रोग्राम्स को रन करो अकॉर्डिंग टू दी प्रोसेसर या प्रोसेसर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक, या जो भी प्रोसेसर आपने लगाया हुआ. अब वो प्रोसेसर आपका AMD का भी हो सकता है, वो प्रोसेसर आपका इंटेल कॉर्पोरेशन का भी हो सकता है. द फॉलोइंग सेक्शन डिस्क्राइब द मेथड यूज्ड टू रन प्रोग्राम एंड show how they affect how processor operate with them. वो कहता है कि इस सेक्शन के अंदर हम ये भी डिस्क्राइब करेंगे कि प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कैसे करना है और उस प्रोग्राम को जब एग्जीक्यूट करना है तो वो प्रोसेसर पर वर्क कैसे. अब है जी हमारे पास कंपाइल्ड लैंग्वेजेस जो कि बहुत ज़्यादा इस वक्त मार्केट में इस्तेमाल हो रही है. जैसे कि आप लोगों ने C and C++ पढ़ ली, जावा भी में भी आप लोगों ने स्टडी कर लिया हो. तो इस तरह की जितनी भी लैंग्वेजेस हैं ये सारी कंपाइल्ड बेस्ड लैंग्वेजेस हैं और इजी है, और इंसान जो है यानी ह्यूमन जो है, जो एंड यूज़र जो है या प्रोग्रामर जो है, इनको आसानी जो है वो अंडरस्टैंड करता है. मोस्ट प्रोडक्शन एप्लीकेशन आर क्रिएटेड यूजिंग कंपाइल्ड HLLs. वो कहता है कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो रही है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन किस में, एप्लीकेशंस में किस में क्रिएट की जा रही है, कंपाइल्ड हाई लेवल लैंग्वेजेस के अंदर जो है वो क्रिएट की जा रही है. द प्रोग्रामर क्रिएट्स अ प्रोग्राम यूजिंग कॉमन स्टेटमेंट फॉर द लैंग्वेज विच कैरी आउट द लॉजिक ऑफ द एप्लीकेशन. वो कहता है कि प्रोग्रामर क्या करता है, सिंपल कोड को क्रिएट करता है, स्टेटमेंट्स को देखता है, कॉमन स्टेटमेंट्स होती हैं, अब उनकी मदद से वो एक एप्लीकेशन जो है वो डिजाइन कर लेता है. द टेक्स्ट प्रोग्राम स्टेटमेंट्स आर then converted into a set of instruction code that can be run on the processor. वो कहता है कि क्या होता है कि टेक्स्ट प्रोग्राम जो है उनकी स्टेटमेंट को चेक किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है और बाद में उनके प्रोसेसर के ऊपर टेस्ट किया जाता है कि ये जो प्रोग्राम हमने लिखा है ये प्रॉपर तरीके से कंपाइल हुआ, और जब कंपाइल हो जाता है तो उससे एक एप्लीकेशन जो है वो क्रिएट करने का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाता है. यूजुअली व्हाट इज कॉमन कॉल्ड कंपाइलिंग अ प्रोग्राम इज एक्चुअली 2 स्टेप्स. वो कहता है कि अगर हम ये बात करें कि कंपाइलिंग प्रोसेस क्या है या कंपाइलिंग प्रोग्राम होता क्या है, तो इसके लिए भी 2 प्रोसेसर हैं या 2 टाइप्स हैं, 2 स्टेप्स हैं. नंबर 1, कंपाइलिंग द HL स्टेटमेंट इनटू रॉ इंस्ट्रक्शन कोड. सबसे पहले कंपाइलर क्या करता है, उसको रॉ इंस्ट्रक्शन कोड के अंदर उस डेटे को जो है वो कन्वर्ट करता है, उस प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है. लिंक द रॉ इंस्ट्रक्शन कोड टू द प्रोड्यूस एंड एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम डेमोन्स्ट्रेट दिस प्रोसेस. बाद में यानी कि मैंने आपको पहले लास्ट लेक्चर में भी बताया था
कि हमारा अगर सी लैंग्वेज का प्रोग्राम है तो सी लैंग्वेज का प्रोग्राम बेसिकली अपने पास 4 डिफरेंट फाइलों को क्रिएट करता है। सबसे पहले वो फाइल जो कि हम लोगों ने सोर्स फाइल बनाई है और उसकी एक्सटेंशन सी एंड सी प्लस प्लस रखी है, वो बेसिकली हमारी सोर्स फाइल है। दूसरी फाइल, जैसे ही वो फाइल हम लोगों ने कंपाइल की, रन की, तो उसने क्या किया, उसने एक बैकअप फाइल बना दी BAK और दूसरी फाइल उसने क्रिएट कर दी OBJ। तो ये दो फाइल्स वो हैं जो कि हमारे हदायत को रॉ कोड के अंदर जो है वो कन्वर्ट करती हैं। लेकिन जब OBJ से एग्जीक्यूटेबल फाइल बनती है यानी कि एग्जी फाइल बनती है, तो वो उस वक्त क्या होता है कि उसमें से जो रॉ मटेरियल होता है वो उसको ज़ाया कर देता है और ओरिजिनल जो OP कोड होता है जिसको प्रोसेसर को ज़रूरत होती है वो उसी को ही कन्वर्ट करता है और हमें तब जो है वो आउटपुट जो है वो जनरेट कर देता है। इसलिए वो कहता है कि कंपाइलर जो है वो दो डिफरेंट वेज के अंदर जो है वो काम कर होता है। एक, हमारे सोर्स प्रोग्राम की बैकअप क्रिएट करना है और उसकी फाइल बना देनी है। दूसरा, अब वो रॉ है, उस रॉ डेटे को कन्वर्ट करना है ओरिजिनल एग्जीक्यूटेबल कोड के अंदर, ताकि वो कोड जो है वो हमारा प्रॉपर तरीके से जो है वो वर्क कर सके और हमारी एप्लीकेशन जो है वो बन सके। यहाँ पे एक डायग्राम आपको दिखाई गई है। इस डायग्राम में क्या है, सबसे पहले आप वही सोर्स फाइल को जो है एग्जीक्यूट करते हो, वो कंपाइलर के पास जाती है, वो क्या करता है, उसकी OBJ फाइल बनाता है। अब उस OBJ फाइल के अंदर आपके मुख्तलिफ लाइब्रेरीज होंगी, आपके मुख्तलिफ जो है वो कमांड्स होंगी, आपके मुख्तलिफ जो है वो कीवर्ड्स होंगे। तो वो देखें, तीन चीज़ें जो है वो लिंकर को जा रही हैं, यानी कि ये तीनों लेवल जो है अपने इस सोर्स फाइल की जो रॉ डाटा बनी, अलहदा से जो डाटा रखा गया, वो तीनों जो है वो जब लिंकर के पास जाते हैं, लिंकर क्या करता है, जस्ट लाइक अ प्रून टाइप ये काम करता है। ये उसमें से जितनी भी जो गार्बेज होता है वो कोड को साइड पे करता है, जो ओरिजिनल कोड है जो कि प्रोसेसर की रिक्वायरमेंट होती है उसी कोड को आगे प्रोसेसर को सेंड करता है और प्रोसेसर उसकी एग्जीक्यूटेबल फाइल बना के जो है हमें उसका आउटपुट जो है वो डिस्प्ले कर देता है। The compile steps convert the text programming language statement into instruction code required to carry out the application function। वही बात आ गई कि कंपाइलर का काम क्या है कि उस टेक्स्ट प्रोग्राम को, हदायत को कर देता है कन्वर्ट, किस में, इंस्ट्रक्शन कोड के अंदर। अब इंस्ट्रक्शन कोड ने क्या करना है, कैरी आउट करना है, किसके लिए, एप्लीकेशन फंक्शंस के लिए, या जो भी हम एप्लीकेशन बना रहे हैं या जो भी प्रोग्राम हम बना रहे हैं उसकी फाइनल आउटपुट जो है वो हमें डिस्प्ले करनी है। Each of the HLL line of code are matched up with one or more instruction code pertaining to the specific processor on which application will run. For example, PLE, the simple HLL code. वो कहता है कि हर लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो उसकी कोई भी लाइन, यानी कि फॉर एग्जांपल वो आपका चाहे 2 लाइन का कोड है, चाहे आपने हंड्रेड्स ऑफ लाइन का कोड लिखा है, उसकी हर लाइन जो है वो इंस्ट्रक्शन कोड के साथ मैच की जाती है और एक स्पेसिफिक प्रोसीजर के थ्रू, प्रोसेसर के थ्रू जो है वो उसको, उस एप्लीकेशन को रन करता है। जैसे कि यहाँ पे एक छोटा सा कोड है सी का, इंटीजर मेन, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट, इंटीजर i इज इक्वल टू 1 और एग्जिट कर दिया, नॉर्मली उसको टेम्परेरी एग्जिट कर लिया। अब जब ये कंपाइल हुआ है IA32 इंस्ट्रक्शन के अंदर, तो उसने यहाँ पे देखिए अजीब सा कोड जो है वो हमें डिस्प्ले कर दिया है। अब इस कोड के अंदर हमारा जो ये i इज इक्वल टू 1 है, वो देखिए यहाँ पे ये डिस्प्ले हो रहा है, ये 1। अब इस पूरे के अंदर हमें जब आउटपुट चाहिए, हमें तो आउटपुट, हमें जो हम वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, जो हमने उसको इंस्ट्रक्शन पास किया, वो i इज इक्वल टू 1, यानी i की वैल्यू 1 है और यही वैल्यू में डिस्प्ले हो। लेकिन मैं अभी हमने कोई सी आउट की कमांड लगाई ही नहीं जिससे हम i को अपना डिस्प्ले कर सके, तो उसने मेमोरी में एक गार्बेज टाइप जो कोड है वो जनरेट कर दिया है और उस कोड के अंदर वो कहाँ पड़ा है, आप इस 1 को देख के तो ये कह सकते हो कि ये आपका 1 एट इट इज, ये हो सकता है कि ये 1 हो सकता है कि किसी और लोकेशन पे ये पड़ा हो। तो ये गार्बेज एक रॉ फाइल क्रिएट हुई है, इसके बाद ये एग्जीक्यूटेबल फाइल जो है वो क्रिएट हुई। स्टेप प्रोड्यूस एन इंटरमीडिएट फाइल। यही बात आगे जो अभी मैं आपको बताया कि ये जो उसने कोड देखते हुए एक रॉ फाइल क्रिएट कर लिया, ये बेसिकली क्या है, हमारी इमीडिएट फाइल है, जिसको हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कोड फाइल। यानी इसी फाइल को हम लोग क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कोड फाइल भी कहते हैं। द ऑब्जेक्ट कोड कंटेन द इंस्ट्रक्शन कोड दैट रिप्रेजेंट द कोर ऑफ एप्लीकेशन फंक्शन शोन अबव। जैसे कि ऊपर बताया गया है कि ये जो कोड आपने तो 2-3 लाइनों का जो है उसको प्रोग्राम दिया है, लेकिन उसके मुताबिक उसने एक अजीब सा कोड जो है वो आपको डिस्प्ले कर दिया, जो कि आपका ऑब्जेक्ट कोड है। द ऑब्जेक्ट कोड फाइल इटसेल्फ कैन नॉट रन बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑब्जेक्ट कोड को जो है वो खुद से
ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एग्जीक्यूट या रन नहीं करेगा। ऑफन द होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम रिक्वायर्ड स्पेशल फाइल फॉर्मेट फॉर एग्जीक्यूट द फाइल। वो कहता है कि अब ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या चाहिए, स्पेशल किस्म की फाइल चाहिए जो कि इस ओबीजे कोड को प्रॉपर तरीके से जो है वो एग्जीक्यूट करे, रन करे। प्रोग्राम्स फाइल दैट कैन बी रन ऑन द सिस्टम एंड द एचएलएल प्रोग्राम में रिक्वायर्ड प्रोग्राम फंक्शन फ्रॉम द अदर ऑब्जेक्ट फाइल। Another step is required to add these component। वो कहता है कि इसके लिए क्या होता है, हम एक कोर फाइल का सहारा लेते हैं जो आगे उस फाइल का नेम आ रहा है लिंकर फाइल। ये बाय डिफॉल्ट सी एंड सी प्लस प्लस के अंदर जैसे ही हम कंट्रोल F9 करते हैं तो वो क्या करता है, वो उस वक्त लिंकर फाइल को भी एग्जीक्यूट कर देता है ताकि हमें जो उसकी आउटपुट जो है वो डिस्प्ले कर दी जाए। अब होता क्या है, जब आप सिंपल F9 प्रेस करते हो तो अब आपका लिंकर जो है, लिंकर वाली फाइल जो है वो एग्जीक्यूट हुई है, उसने जाके उस ओबीजे फाइल जो बन गई थी वहां से उसकी एग्जीक्यूटेबल फाइल जो है वो क्रिएट कर दी है। आफ्टर द कोड इज compiled into the object code, a linker is used to link the application object code file with an additional object file required by the application to create a final execute output file। वो कहता है कि लिंकर क्या करता है, लिंकर उस ओबीजे फाइल को लेता है, उसे लिंक करता है और स्पेसिफिक फाइल्स उसके साथ अटैच होती हैं, वो अटैच करके एक एप्लीकेशन मोड में जाती हैं और वहां से हमारी एग्जीक्यूटेबल फाइल जो है वो फाइनलाइज होती है। द आउटपुट ऑफ द लिंकर इज an execute file that can only be run on the operating system for which the program is written। वो कहता है कि जहां पे अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम उस जो आपने फाइल दी है उसी फाइल के मुताबिक वर्किंग करते हुए जो है वो उसको जो है वो दिखाता है ताकि जो है उस प्रोग्राम को प्रॉपर तरीके से ओबीजे के अंदर कन्वर्ट किया जाए। कन्वर्ट करने के बाद वो उसकी एग्जीक्यूटेबल बना के फाइल को जो है वो हमें डिस्प्ले करता है। अनफॉर्चुनेटली ईच ऑपरेटिंग सिस्टम यूज a different format of execute file, so an application compiled of a Microsoft Windows workstation will not work as is on a Linux workstation vice versa। वो कहता है कि यही वजह है कि हर तरह डिफरेंट तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे कि अगर हम माइक्रोसॉफ्ट विंडो की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट विंडो का जो वर्कस्टेशन है वो और तरीके की फाइल का इस्तेमाल करेगी। अगर हम लाइनक्स के वर्कस्टेशन की बात करें तो वो लाइनक्स जो है वो अपने और तरीके का इस्तेमाल करेगा डेटा को लिंक करने के लिए, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए। अगर हम सन सोलारिस की बात करें तो सन सोलारिस का और प्रोसीजर होगा। तो डिफरेंट प्रोसेसर है, इसी तरह से डिफरेंट ही आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑब्जेक्ट फाइल दैट कंटेन कॉमनली यूज्ड फंक्शन कैन बी कंबाइंड इनटू अ सिंगल फाइल। वो कहता है कि ऑब्जेक्ट फाइल क्या करती है, अपने फंक्शंस को क्रिएट करने के बाद, कंबाइन करने के बाद एक ही फाइल बन जाती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लाइब्रेरी फाइल कहते हैं। द लाइब्रेरी फाइल कैन बी लिंक्ड इनटू अ मल्टीपल एप्लीकेशन आइदर एन at compile time called static library or at the time application is run on the system called dynamic library। यानी कि सिस्टम के दौरान, एग्जीक्यूशन के दौरान अगर आप उस फाइल को लिंक करते हो तो वो आप डायनामिकली तौर पे आपने लिंक कर ली। जैसा कि अगर मैं सी की एग्जांपल, क्योंकि सी आप लोगों ने स्टडी अभी तक की हुई है, तो सी के अंदर आप लोग क्या करते हो, आप इंक्लूड करते हो कुछ फाइल्स को, जैसे कि आयो स्ट्रीम है, कॉन आयो है, strings.h है, math.h है। तो ये बेसिकली हमारी वो लाइब्रेरी फाइल्स है जो कि बन के पीछे पड़ी हुई हैं। जो जो फंक्शंस हमें जिस लिहाज से रिक्वायर्ड होता है हम उस लाइब्रेरी को जो है वो अपने उस सी प्रोग्राम के अंदर जो है वो इंक्लूड कर देते हैं। सेम इसी तरह से, अब मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने कोई लिंक फाइल या ओबीजे फाइल्स के थ्रू अपनी लाइब्रेरी जो है वो सी एंड सी प्लस प्लस में क्रिएट की है। अगर क्रिएट की होती तो ये जो टॉपिक अभी था ये आपको बहुत ज़्यादा इजीली समझ आ जाता। इसमें होता क्या है कि हम खुद से अपनी हेडर फाइल जो है वो उसकी लाइब्रेरी जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। डिपेंड कर रहा होता है कि आप अपने उस एप्लीकेशन की प्रोग्रामिंग जो है या एप्लीकेशन का जो सॉफ्टवेयर जो बनाना चाह रहे हो वो किस तरह। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरप्टेड लैंग्वेजेस। पहले हम लोगों ने जो डिस्कस की वो कंपाइल्ड लैंग्वेजेस थी, अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। मैंने इंटरप्रेटर के बारे में आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि इंटरप्रेटर हमारा कुछ इस तरह से काम करता है जैसे कि हम लोग एक लैंग्वेज के बारे में नहीं जाते, जैसे कि चाइनीज़ है, रशियंस है या आपकी अरेबिक है, तो हम लोग क्या करते हैं, दरमियान में एक पर्सन को हायर करते हैं जिसको इंग्लिश टू चाइनीज़ टू उर्दू आती है। हम उस बंदे को हायर करते हैं, हम जिससे हमने कम्युनिकेट करना चाहते हैं, चाहे वो चाइनीज़ है, चाहे वो रशियन पीपल है, चाहे वो अमेरिकन है, चाहे वो ब्रिटिश है, यानी उस पर्सन को ये 2-3 लैंग्वेज आती हैं
तो हम उनके साथ फ्रेंच में, चाइनीज में, स्पेनिश में, जापानीज में, डच में कम्युनिकेट जो है वो कर सकते हैं। तो इसीलिए क्योंकि वो थर्ड पर्सन जो है वो बेसिकली हमारा क्या है, इंटरप्रेटर है। तो इसी तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर भी कुछ लैंग्वेज ऐसी हैं जिनके अंदर हमें इंटरप्रेटर की जरूरत पड़ती है, जो कि हमारे सोर्स प्रोग्राम को कन्वर्ट करती है इंटरप्रेटर के थ्रू आपके हाई लेवल लैंग्वेज के कोड के। As opposed to compile program which run by themselves on a processor, as interpreter language program is read and run by the separate program। वो कहता है कि कंपाइल प्रोग्राम के ओपोजिट ये काम करता है। ये क्या करता है, ये खुद से अपने उस लैंग्वेज को, उस प्रोग्राम को जो है सेपरेट प्रोग्राम में ले जाके इंटरप्रेट करता है। द सेपरेट प्रोग्राम इज अ होस्ट फॉर द एप्लीकेशन प्रोग्राम। वो जो सेपरेट प्रोग्राम होता है वो बेसिकली क्या होता है, होस्ट होता है किसका, एप्लीकेशन प्रोग्राम का, रीडिंग एंड इंटरप्रेटिंग द प्रोग्राम एज इट इज प्रोसेस, जो कि इंटरप्रेटर्स के थ्रू प्रोसेस किया जाता है। It is the job of the host program to convert the interpreter program code into the proper instruction code for the processor as the program is running। जो आपके उस होस्ट प्रोग्राम के ऊपर इस वक्त कन्वर्ट हो रहा होता है इंटरप्रेटर के थ्रू, वो एक्चुअल में आपका प्रॉपर तरीके से इंस्ट्रक्शन कोड को जो है वो हदायत दे रहा होता है, और वही प्रोग्राम जो है वो बाद में आपका चल के एग्जीक्यूट होता है। ऑब्वियसली द डाउन साइड टू यूजिंग इंटरप्रेटर लैंग्वेजेस इज स्पीड। और वो कहता है कि क्योंकि इस तरह इंटरप्रेटर लैंग्वेज की स्पीड ज्यादा होती है, तो इसलिए डाउन साइड जो है वो हो सकता है इंस्टेड ऑफ द प्रोग्राम बीइंग कंपाइल्ड डायरेक्टली टू द इंस्ट्रक्शन कोड दैट आर रन ऑन द प्रोसेसर। वो कहता है कि जैसे कंपाइल्ड कोड की अगर मैं बात करूं तो कंपाइल क्या करता है, वो डायरेक्टली प्रोसेसर के अंदर जो है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। लेकिन अगर इंटरप्रेटर के कोड की बात करें तो उसने लाइन बाय लाइन को पढ़ना होता है, और उसके पढ़ने से थोड़ा सा इंटरप्रेटर की जो स्पीड है वो स्लो है, लेकिन वो क्या करता है कि अपने प्रोग्राम को प्रॉपर तरीके से स्टडी करके जो है फिर वो अपने उस जो भी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर वो इस्तेमाल कर रहा होता है होस्ट प्रोग्राम, उसके थ्रू जो है वो उसको कन्वर्ट करता है। एंड इमीडिएटली प्रोग्राम रीड सच एज लाइन of the program code and process the required information। The amount of time that host program take to read the code and execute it add additional delay to execution of the application। वही बात है कि जो मैंने अभी बताई है कि क्योंकि उसने लाइन बाय लाइन उसको स्टडी करना होता है, इसलिए वो उसको जो है वो बड़ी एहतियात से जो है वो रीड करके डेटे को जो है वो प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट करता है। With the resulting reduction in speed when using interpreted languages, you may be wondering why anyone still use them। One answer is convince। वो कहता है कि इसका एक ही आंसर है कि इंटरप्रेटर लैंग्वेज जो है वो इतनी स्पीड से डेटे को नहीं कर रही होती जितनी स्पीड से आपका जो कंपाइलर है वो कर रहा था, लेकिन उसके बावजूद ये अपने प्रोग्राम को प्रॉपर तरीके से किसी भी एक लेवल पे जो है वो करता है। इसका एक आंसर है वाइल कंपाइल प्रोग्राम एवरी टाइम अ चेंज इज मेड टू प्रोग्राम। वो कहता है कि अगर हम प्रोग्राम की कंपाइल प्रोग्राम की बात करें तो वो ईच एंड एवरी टाइम जो है वो चेंज करता है। द प्रोग्राम मस्ट बी रिकम्पाइल्ड एंड रीलिंक विद द प्रॉपर कोड लाइब्रेरी। वो कहता है कि वो प्रोग्राम रीलिंक होगा, रिकम्पाइल होगा, फिर जाके वो प्रॉपर तरीके से लाइब्रेरी का हिस्सा होगा। लेकिन अगर हम इंटरप्रेटर प्रोग्राम की बात करें, चेंज कैन बी क्विकली मेड टू द सोर्स कोड फाइल एंड द प्रोग्राम रिटर्न टू द चेक फॉर द एरर। लेकिन इंटरप्रेटर प्रोग्राम क्या करता है, ये प्रॉपर तरीके से सोर्स कोड को क्विकली जल्दी जो है उस फाइल को रीड करता है, रीड करने के बाद उसके एरर जो है उनको रिजॉल्व करता है, रिजॉल्व करने के बाद उसे जो है वो रीड कर लेता है। इन एडिशन विद इंटरप्रेटर लैंग्वेज द इंटरप्रेटर एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली डिटरमिन व्हाट फंक्शन नीड टू बी इंक्लूड विद द कोर को टू द सपोर्ट फंक्शन। वो कहता है कि इंटरप्रेटर प्रोग्राम जो है, इंटरप्रेटर लैंग्वेज जो है वो यही करती है कि एप्लीकेशन डिटरमिन होती है कि फंक्शन जो है कौन कौन से इंक्लूड करने हैं और उसका कोर कोड बना के जो है वो सपोर्ट करना है। टू द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन्वायरमेंट मडिड द वाटर बिटवीन कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटर लैंग्वेज। वो कहता है कि आजकल ये सूरत हाल है कि ये इतनी ज्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आ चुकी है कि एक मडी जो है वो वाटर के दरमियान बन चुकी है, जो कि कंपाइल और इंटरप्रेटर बन चुकी है। नो वन स्पेसिफिक लैंग्वेज कैन बी क्लासिफाइड इन अर्लियर कैटेगरी आइदर कैटेगरी। वो कहता है कि हम
किसी भी एक लैंग्वेज, क्योंकि मल्टीपल लैंग्वेजेस आ चुकी हैं, किसी भी एक लैंग्वेज को खास तौर पे स्पेसिफाई जो है वो किसी भी कैटेगरी में नहीं डाल सकते। इंस्टेड इंडिविजुअल इंप्लीमेंटेशन ऑफ डिफरेंट HLL आर कैटेगरी, वो यही है कि उनको यूज करने से, इंप्लीमेंट करने से ही पता चलता है और HLL का जो है वो कैटेगराइज किया जाता है। फॉर एग्जांपल while many basic programming interpretation required interpreter to interpret the basic code into the executable code, वो कहता है कि एक दौर में एक बेसिक प्रोग्राम होता था, उसके अंदर बेसिक लैंग्वेजेस होती थी प्रोग्रामिंग, उसके अंदर हम जो भी कोड करते थे इंटरप्रेटर जो उसको फौरन एग्जीक्यूट करता था। देयर आर मैनी बेसिक इंप्लीमेंटेशन that enable the programmer to compile the basic program into executable instruction code, और वो बेसिक का जो बना हुआ कोड होता था वो जल्द ही कंपाइल के अंदर जो है वो चला जाता था और उसको वो जो एग्जीक्यूट करता था। नेक्स्ट है जी हमारे पास हाइब्रिड लैंग्वेजेस। हाइब्रिड लैंग्वेजेस आर द रिसेंट टर्न in programming that combine the feature of the compiled program with the visibility and easy of interpreter program। वो कहता है कि इसमें क्या है कि इसमें हाइब्रिड लैंग्वेजेस वो हैं जो कि बेसिकली आपकी लो लेवल लैंग्वेजेस, हाई लेवल लैंग्वेजेस और उसमें इंटरप्रेटर और कंपाइल लैंग्वेज मिलकर जो एक लैंग्वेज बन रही है वो हमारी हाइब्रिड लैंग्वेज है। जैसे कि अब आपकी जावा आ गई है। जावा बेसिकली ना तो कंपाइल करता है कोड को, ना ही उसको वो जो है वो इंटरप्रेट करता है, वो अपना ही एक नया कोड जनरेट करता है जिसको वो बाइट कोड कहते हैं। A perfect example is popular Java programming language. The Java programming language is compiled into what is called bytecode। वही बात आ गई कि जावा जो है वो बेसिकली कोई कंपाइल कोड नहीं करता, ना इंटरप्रेट करता, वो अपना ही कोड जनरेट करता है जिसको बाइट कोड कहते हैं। द बाइट कोड इज सिमिलर द इंस्ट्रक्शन कोड यूज वुड सी ऑन प्रोसेसर। वो कहता है कि बाइट कोड भी सिंपल ऐसे ही है जैसे आपका इंस्ट्रक्शन कोड है और आप अपने प्रोसेसर के ऊपर आसानी उसको देख सकते हो, बट इट इज itself not compatible with any current processor family, although there have been plan to create a processor that can run Java bytecode as instruction set। वो कहता है इसके लिए फैमिली की जरूरत नहीं है, यानी आपके इसके लिए किसी स्पेसिफिक फैमिली इंटेल या AMD या तोशिबा या कोई भी प्रोसेसर की फैमिली के बारे में डिस्कस ये जरूरी नहीं है। बाइट कोड जो है वो किसी भी प्रोसेसर के ऊपर डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन कोड की तरह जो है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। इंस्टेड द जावा बाइट कोड मस्ट बी इंटरप्रेटेड बाय अ जावा वर्चुअल मशीन, और उसको जनरेट कौन कर होता है, उसकी अपनी JVM जावा वर्चुअल मशीन जो है वो चला रही होती है, रनिंग सेपरेटली ऑन द होस्ट कंप्यूटर, और उसके लिए अलहदा से उसका जो होस्ट कंप्यूटर यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर भी जब भी आप जावा इंस्टॉल करते हो JVM ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाता है और वो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर अलहदा से एक होस्ट कंप्यूटर जो है वो बन चुका होता है। जैसे ही जावा का कोड बाइट कोड आता है वो उस वक्त JVM जो है वो एक्टिव होता है और वो होस्ट बन के उस प्रोग्राम को जो है वो एग्जीक्यूट कर रहा होता है। The Java bytecode is portable in that it can be run by any JVM on any type of the host computer। वो कहता है कोई भी कंप्यूटर हो सकता है, कोई भी प्रोसेसर हो सकता है, लेकिन JVM के थ्रू आप अपने जावा के कोड को आसानी जो है किसी भी मशीन के ऊपर रन कर सकते हो। The advantage is that different platform can have their own specific JVM which are used to interpreter and the same Java bytecode without it having to be recompiled from the original source code। यानी कि एक दफा जो आपने जावा कोड में क्रिएट कर लिया प्रोग्राम, अब वो किसी भी मशीन के ऊपर डायरेक्टली जो है वो एग्जीक्यूट हो जाता है, उसको आपको बार बार जो है वो रिकम्पाइल करने की जरूरत पेश नहीं आती। जी यहाँ तक किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो क्लियर हो गया जी। आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था। आज हम लोग प्लस मुख्तलिफ लैंग्वेज में कंपाइल, इंटरप्रेटर और जावा का बाइट कोड जो है इसको डिस्कस किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग मजीद जो है वो आगे चलेंगे और आज प्रैक्टिकली तौर पे मैंने आपको जो असेंबली लैंग्वेज का इंस्टॉलेशन का तरीका और उसकी माउंटिंग का तरीका जो है वो बता दिया है। आप लोगों ने उसको डाउनलोड कर लेना है, डाउनलोड करने के बाद उसको प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल कर लेना है, इंस्टॉल करने के बाद आपने उसको माउंट कर देना है। जब आप माउंट कर लोगे तो उसके बाद आपका असेंबली लैंग्वेज जो है वो एग्जीक्यूटेबल हो चुकी होगी। इंशाल्लाह होप टू से कि नेक्स्ट कमिंग लेक्चर में हम ऐसा प्रैक्टिकल की तरफ जो है वो मूव हो जाएंगे, फिर हम अपने असेंबली लैंग्वेज के जो प्रैक्टिकल लेक्चर्स हैं वो भी करना शुरू कर देंगे। जी किसी को कोई सी चीज़ की समझ नहीं आई तो वो ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।